जय हिंद दोस्तों। मैं अमर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडिंग ऑन विद्यालय पे। ठीक है, तो चलिए, हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था डायरेक्टरी रूल के बारे में। ठीक है, और उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम एक पेंटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नानीन वैलेन, ठीक है, लिबर्टी। नानीन वैलेन लिबर्टी इस पेंटिंग का नाम है। ठीक है, इस पेंटिंग को बनाया गया था एक वुमेन आर्टिस्ट द्वारा। ठीक है, जो जो भी रिवोल्यूशनरी इवेंट्स वहाँ पॉसिबल हुए, जो भी वुमेन्स के लिए रिवोल्यूशनरी इवेंट्स पॉसिबल हुए, उनको to train with established painters and to exhibit their works in the salon, which was an exhibition held every 2 year. अब जो भी रिवोल्यूशनरी इवेंट थे, उन्होंने इस विमेन विमेन के विमेन विमेन के इस एक्टिविटी को पॉसिबल बनाया कि वो एक पेंटर बन सकते हैं। ठीक है, और अपने पेंटिंग को एग्जिबिट भी कर सकते हैं सैलून में। सैलून एक ऐसी जगह था, या एक समझ लीजिए कि एक एग्जीबिशन था पेंटिंग्स का, जो कि हर 2 साल में वहां पर रखा जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था। द पेंटिंग इज अ फीमेल एलिगोरी ऑफ लिबर्टी। अभी जो पेंटिंग है ना, किसका है ये? लिबर्टी का फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, दैट इज द फीमेल फॉर्म सिंबलाइजेस द आइडिया ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब जो फीमेल फॉर्म है, ये किसको दर्शा रहा है? फ्रीडम को। ठीक है, तो इस पेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, लेकिन वुमेन्स का क्या योगदान रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? तो उनका सबसे बड़ा योगदान इस पेंटिंग में देखने को मिलता है। ये एक पेंटिंग है, पेरिसियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्साइल्स। जो पेरिस की जो औरतें हैं, वो वर्साइल वर्साइल की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, और वहां से 5 अक्टूबर 1789 को किंग को उठाकर वो आ, उसे बंदी बनाकर पेरिस की ओर ले जाती हैं। ओके, तो ये कुछ पेंटिंग्स जो हैं, वो हमें विमेन के कंट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं कि उन्होंने रिवॉल्यूशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, और सिर्फ यहाँ तक कि नहीं, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किया है कि जब फ्रांस के बहुत सारे मर्द रिवोल्यूशनरी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए थे, तब वहां पर औरतों ने ही घर संभाला, दुकान संभाला, इनफैक्ट कई सारे बिजनेस संभाले। उस अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखने के लिए नोबल्स के या हाई क्लास लोगों के घर में, थर्ड स्टेट के हाई क्लास लोगों के घर में काम भी किया। ठीक है, डोमेस्टिक मेड की तरह, एक तरह से मेड की तरह। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इन सब की तो इन सब ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने कंट्रीब्यूशन तो किया, तो अब इन सब की शुरुआत कैसे हुई? बट यूं जान लीजिए कि शुरू में इनके कंट्रीब्यूशन का कारण क्या था। इनकी कंट्रीब्यूशन का कारण क्या था, प्लस इन्होंने इसको शुरू कैसे किया? क्योंकि उस समय तो औरतों को बहुत सारी चीजें मिलती नहीं थी। उन्हें कई सारी चीजों से वंचित रखा जाता था। उन्हें मतलब कि हर तरह की फैसिलिटीज जो मर्दों को मिलती थी, उनमें से कई सारी फैसिलिटीज औरतों को नहीं मिलती थी। आइए हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या थी। इनके शुरुआती दौर के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women were active participants in the events which brought about so many important changes in फ्रेंच सोसाइटी। अब फ्रेंच सोसाइटी में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे थे, उस उसमें जो वुमेन थी वो शुरू से ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। दे होप्ड दैट, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा, वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा कि वो औरतों के अधिकारों के लिए लड़े, या उनके अधिकारों को
उनकी जीवन शैली पर लागू करें। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। अब थर्ड स्टेट के अधिकतर वीमेन जो थे उन्हें जीने के लिए काम करना पड़ता था, जीवन यापन के लिए। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। वो जनरली दर्जिन की तरह, सीमस्ट्रेसेस मतलब कि जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाली, जिनको दर्जिन कहा जाता है। और लॉन्ड्रेसेस, लॉन्ड्रेस मतलब कपड़े धोने वाली, उन धोबियों की तरह, मतलब इस तरह से उन्होंने इस तरह के काम किए। फ्लावर्स बेचे, फ्रूट्स बेचे, वेजिटेबल्स मार्केट में जाकर बेचे, ठीक है। और साथ ही साथ डोमेस्टिक सर्वेंट्स की भी तरह कर डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह भी वो प्रॉस्पेरस पीपल के घरों में काम किया करते थे। ओके, तो इस तरह का उनका अर्ली लाइफ था। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। और खासम खास बात ये थी कि शुरू शुरू में तो उनके ये शुरू शुरू में तो अधिकतर औरतों के पास तो एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, या फिर जॉब ट्रेनिंग का। सिर्फ नोबेल्स की जो बेटियां होती थी, या वेल्थियर मेंबर्स, थर्ड थर्ड स्टेट के वेल्थियर मेंबर्स के जो लोग होते थे, सिर्फ वही कॉन्वेंट में पढ़ पाते थे। जिसके बाद उनकी पढ़ाई के बाद, जब वो अगर वो पढ़ भी पाते थे तो उनकी पढ़ाई के बाद उनके फैमिली उनके लिए एक मैरिज अरेंज करते थे, ठीक है, और उनकी शादी करवा देते थे। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब जो औरतें काम किया करती थी उन्हें अपने फैमिलीज की भी देख रेख करनी पड़ती थी। दैट इज कुक, फेच वाटर, कहने का सेंस कि खाना बनाना, पानी लाना, क्यू अप, देखभाल करना, क्यू अप फॉर ब्रेड, ब्रेड के लिए लाइन में लगना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल भी करना। दियर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। सोचिए, एक औरत को इतना सारा काम करना पड़ रहा है, फिर भी इनके जो वेजेस थे वो मेन से कम थे। ये क्या हो रहा है? एक तरह से ये औरत और मर्द के बीच बहुत बड़ा फासला है इस समाज में, इस तरह की सोसाइटी में, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी इस तरह की रूढ़िवादी सोच आज भी हमारे देश के कई सारे गांव देहात में मिल जाएंगे। या यूँ समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे गांव में, जैसे कि निचले तबके के लोग हो गए, जो गरीब होते हैं, उन उनमें लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है आज भी। मानते हैं गैर कानूनी, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसा होता है। तो उस सब तो ये तो तकरीबन 300 साल पहले की बात है। 300, हाँ, 300 साल पहले की बात है। उस समय तो क्या क्या नहीं हुआ होगा, दुख की बात है। पर खैर, हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. इन्हें अपने इंटरेस्ट की, मतलब कि अब इन्हें अपने राइट्स के लिए डिस्कस करने के लिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स को भी डिजाइन किया। अबाउट 60 विमेन्स, लगभग लगभग 60 विमेन क्लब उस समय कई सारे फ्रेंच सिटीज में अवेलेबल थे या एग्जिस्टेंस में आए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और उसमें एक रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन जो था, रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये उस समय के बहुत फेमस फेमस सोसाइटी थे। ओके, तो उन्होंने पॉलिटिकल क्लब बनाया जिसमें रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन एक क्लब था, ठीक है, और ये बहुत फेमस था। One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men। और इस ग्रुप का, रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन क्लब का, जो मेन डिमांड था वो क्या था? वो था कि विमेन को भी, औरतों को भी मेन की तरह पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, वो भी सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। women were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to passive citizens। और जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे
जो वहाँ की विमेन थी वो बहुत हताश हो गई, निराश हो गई कि उन्होंने इतना इन्वॉल्वमेंट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अपना पार्टिसिपेशन दिया, फिर भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पैसिव सिटीजन में रख दिया गया। पैसिव सिटीजन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। वैसे लोग जो उस समय वोट देने के लायक नहीं थे, या जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने राइट टू वोट का डिमांड किया, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और असेंबली में इलेक्ट होने का भी डिमांड किया, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और अपने पास पॉलिटिकल ऑफिस रखने का भी डिमांड किया। उन्होंने राइट टू वोट का डिमांड किया, असेंबली में इलेक्ट होने का डिमांड किया, प्लस पॉलिटिकल ऑफिस खोलने का भी डिमांड किया। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, तभी उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका महत्व नए गवर्नमेंट में, उनको वैल्यू दिया जा रहा है, उनका बहुत ज्यादा महत्व है। ओके, कुछ डिमांड्स थी। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। शुरुआती समय में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थे, उन्होंने उन्होंने कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने विमेन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए करने में बहुत ज्यादा मदद किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब देखिए क्या हुआ उस समय कि जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई, तो उन्होंने कई सारे लॉज बनाए ताकि वुमेन के लाइफ इम्प्रूव होता जाए। उन्होंने स्टेट में स्कूल्स खोले, स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया सभी गर्ल्स के लिए, यानी कि अब हर हर लड़की को पढ़ना बहुत जरूरी था। इन देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स, अब इनके जो फादर्स थे वो अब उन्हें जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनकी इच्छा के बगैर। मैरिज वाज मेड, और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनाया गया, जिसमें entered into freely and registered under सिविल लॉ, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनाया गया, ठीक है, जो कि फ्रीली और रजिस्टर्ड होना चाहिए सिविल लॉ के अंडर। डाइवोर्स को भी लीगल बना दिया गया, एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ, और उसे दोनों के द्वारा अप्लाई किया जा सकता था, वुमेन एंड मेन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसमें वुमेन्स को कई सारे फायदे हो रहे हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब वुमेन क्या कर सकती थी, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग कर सकती थी या जॉब कर सकती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, या जो अपने छोटे मोटे बिजनेसेस चला सकती थी। देखिए उस समय क्या होता था कि औरतों को बस बच्चा पैदा करना, बस बच्चा पैदा करने की मशीन, प्लस बच्चा पैदा करने और बच्चा पालने की मशीन समझा जाता था। ऐसा हमने पिछले क्लास में एक दो व्यूज के बारे में डिस्कस किया था, देखिए, जिसमें इनका व्यूज देख लीजिए, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑफ लिबर्टी। देखिए रॉबेस्पियर का व्यूज, इसमें रॉबेस्पियर कहते हैं कि उन्हें इस तरह से दिया, उन्होंने नेचर ने ही उन्हें बच्चे पालने के लिए बनाया है। तो इस तरह का व्यूज थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो उन्होंने कहने का सेंस कि उस समय के लोगों की नजर में औरतें सिर्फ घर परिवार चलाने के लिए ही बनी थी, घर गृहस्थी चलाने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं। लेकिन फिर लेकिन फिर उन्हें रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इतनी सारी वैल्यूज दिए, इतना मान दिया, और उन्हें कई सारे राइट्स भी दिए, ठीक है, जिनमें से था कि वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक ही शादी कर सकती थी, वो उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी था, प्लस शादी एक कॉन्ट्रैक्ट था और फ्रीली और रजिस्टर्ड था सिविल लॉ के अंडर, मतलब कि अब जो भी करेगा शादी अपनी मर्जी से करेगा और उसे वहाँ रजिस्टर करवाना होगा, प्लस डाइवोर्स को भी लीगल बना दिया गया। ओके, अब उन्हें जो अब जिन औरतों को पहले जॉब्स नहीं दिया जाता था, अब उन्हें जॉब करने का अधिकार मिल गया, वो कुछ भी कर सकती थी, आर्टिस्ट भी बन सकती थी या स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया। अभी देखिए, अभी ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये धीरे धीरे फिर से डाउन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी इन्हें इतने सारे राइट्स तो मिले, लेकिन अभी भी इन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने भी इन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया।
और इसीलिए विमेन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए अभी भी लड़ना चालू रख रही थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के टाइम द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर जब आया यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जब टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, औरतों के कई सारे क्लब्स जो थे उन सबको बैन करवा दिया, बंद करवा दिया और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई। ठीक है, मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड। अब उस समय जो जो बहुत सारी वुमेन ऐसी थी जिन्हें जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनमें से कुछ को तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। Okay, now women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। और women's का जो ये संघर्ष था वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, ये अगले 200 सालों तक पूरी दुनिया की तरह अलग अलग देशों में चलता रहा। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। और जो वोट का जो संघर्ष था, वोट पाने का जो संघर्ष था, वो उसे उसे सपोर्ट मिला इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, कब, ड्यूरिंग लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 1890 के बाद, 1895 के बाद और 1905 से पहले तक, इसी बीच उन्हें इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट का सपोर्ट मिला। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फ्रेंच पॉलिटिकल एक्टिविटीज के टाइम या पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जो एग्जाम्पल है फ्रेंच वुमेन का रिवोल्यूशनरी ईयर्स के टाइम, उसे एक इंस्पिरेशनल मेमोरी की तरह लिया गया। इट वाज फाइनली इन 1946 और अंत में तब जाकर ये 1946 था जब औरतों ने राइट टू वोट फ्रांस में जीत लिया। तो इस तरह से उन्होंने वोट पाया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस, ये हमने पढ़ लिया ना। ओलंपिक डे गॉजेस, ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक देख लिया कि यहाँ तक औरतों को राइट्स मिल गया। ठीक है, अब हम कुछ एक औरत के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ राइट्स और पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में। ठीक है, तो चलिए, एक ओलंपिक द गॉजेस थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी रिवोल्यूशनरी फ्रांस में। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन्होंने उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। ठीक है, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन करके था, जबकि इसमें वुमेन का कहीं जिक्र भी नहीं है और वुमेन के बारे में कोई भी लॉज बना भी नहीं था, उन्हें कोई राइट्स भी नहीं मिला था और इनफैक्ट उन्हें पैसिव सिटीजन्स के तौर पर डिफाइन कर दिया गया था, उसके कैटेगरी में रख दिया गया था। तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी, क्योंकि फ्रांस के रिवॉल्यूशन में उनका भी उतना ही योगदान था जितना मैन का था। सो इन 1791 शी रोट, इसीलिए ओलंपे द गॉजेस ने 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन नाम का एक लेटर लिखा, जो कि क्वीन को उन्होंने एड्रेस कर दिया। क्वीन और नेशनल असेंबली के कई सारे मेंबर्स को एड्रेस कर दिया, इनके उन्हें भेज दिया गया। डिमांडिंग, ये भेज दिया गया और ये डिमांड किया गया कि वो उस लेटर पर एक बार एक्ट करे, उसे देखे और उसके बारे में सोचे। इन 1793 ओलंपिक द गॉर्जेस क्रिटिसाइज्ड द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब्स। अब देखिए, जैसे 1793 में जैकोबिन्स आए, यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आए, उसने क्या किया, वुमेन्स क्लब्स को फोर्सफुली बंद करवा दिया। ठीक है, प्लस शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, प्लस उसे नेशनल कन्वेंशन द्वारा पकड़ लिया गया। ठीक है, और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और उसके तुरंत बाद, ज्यादा नहीं,
तुरंत बाद कुछ ही दिनों बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उसे मृत्युदंड दे दिया गया। ओके, चलिए। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपे दे गॉजेस। अब ओलंपे दे जो गॉजेस थे, उन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का लेटर भेजा था, उसमें कौन कौन से राइट्स इंक्लूड थे, आइए जानते हैं। विमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। जो औरत है वो फ्री और इक्वल जन्म लेती है, फ्री जन्म लेती है, और मैन मतलब कि राइट्स में मैन के मैन के राइट्स के कंपेयर में औरत भी फ्री और इक्वल जन्म लेती है। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स। अब हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो मेन गोल है वो है नेचुरल राइट्स, विमेन और मैन के नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करना, उसे बचाए रखना, उसकी रक्षा करना। दीज राइट्स आर, और ये राइट्स कौन कौन से, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। कहने का लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और एंड अबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। कहने का सेंस कि शोषण के खिलाफ भी उनके पास कोई राइट्स होना चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी resides in the nation, which is nothing but the union of women and men. The source of all sovereignty resides in the nation. और इसीलिए इस तरह का जो सोच था वो पूरे के पूरे नेशन में के लोगों में धीरे धीरे जाके बस गया, ठीक है। विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ, जो कि कुछ नहीं था पर हाँ मैन और वुमेन की क्या थी, ये एकता थी। इनमें से एक लॉ ये भी था कि द लॉ शुड बी, एक राइट ये भी था, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जो लॉ होना चाहिए, जो लॉ है उसे जनरल विल के एक्सप्रेशन की तरह होना चाहिए, यानी कि इंसान के जो कॉमन इच्छाएं हैं उसके एक्सप्रेशन की तरह होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स, जितने भी फीमेल और मेल सिटीजन्स हैं, शुड हैव अ से आइदर पर्सनली, उनके पास बोलने का या तो पर्सनली या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने उसे फॉर्मुलेशन करने का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि राइट टू स्पीच सीधा सीधे कहा जा रहा है। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, और ये सभी के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। अब चाहे फीमेल हो, ठीक है, चाहे मेल हो, यानी कि हर फीमेल को मेल सिटीजन्स की तरह इक्वली सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, प्लस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स, ठीक है, उनके एबिलिटीज और टैलेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें काम मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट था राइट्स राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन में ओलंपिक द गॉजेस का। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, कोई भी वुमेन कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर किसी को, हर कोई आरोपी हो, हर विमेन आरोपी हो सकती है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है, और किसी भी केस में उसे सजा भी दी जा सकती है लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि विमेन मेन की तरह है, औरतें मर्दों के बराबर हैं, जो कि जिन्हें कि इस कठोर कानून को मानना ही पड़ेगा। तो गाइस हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है विमेन का लाइफ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियोस बना सकें, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें सर आप लोग। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, आज आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।